नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, डिजाइन मशीन डिजाइन जो हमारा सब्जेक्ट है ME 308, उसके अंदर जो वेल्डिंग डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट वाला जो टॉपिक है, जिसके अंदर हमने वेल्ड्स क्या होता है, वेल्डिंग के टाइप्स हमने पढ़े थे, वेल्डेड जॉइंट्स के टाइप्स हमने स्टडी किए थे, और उसके बाद फिलेट और ट्रांसफर फिलेट वेल्ड की डिजाइन के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर पैरेलल फिलेट वेल्ड और ट्रांसफर फिलेट वेल्ड इनकी डिजाइन हमने स्टडी किया था। लेकिन अब तक जो कुछ भी हमने स्टडी किया था, उसके अंदर जो लोड आ रहा है वो डायरेक्टली जो प्लेट्स जुड़ी हुई है उनके एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा था। लेकिन एसेंट्रिक लोड आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ये स्टडी करेंगे कि जब लोड जो वेल्ड जो है उसके एसेंट्रिसिटी के साथ जब अप्लाई होता है तब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर इस डायग्राम को हम स्टडी करें, तो प्रीवियस केसेस में लोड की डायरेक्शन जो प्लेट्स हैं जुड़ी हुई उनकी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में था या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो इस तरीके के लोड से जो वेल्ड पे जो स्ट्रेसेस आते हैं वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये जो प्लेट जुड़ी हुई है, यहाँ पर दो प्लेट हम देख सकते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 और प्लेट 2 इस तरीके से जुड़ी हुई है और ये वेल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वेल्डिंग की हुई है, ये जो डबल हैश्ड करके जो प्रोफाइल बना हुआ ये वेल्डिंग है। फिलेट वेल्ड है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा दूसरी साइड में नीचे की तरफ। और यहाँ पर जो लोड का ओरिएंटेशन है, लोड P अप्लाइड है इस प्लेट पे, इन प्लेट्स की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से E एसेंट्रिसिटी के साथ अप्लाइड है। तो ये जो P लोड है, हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस नहीं है। तो इस लोड का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो लोड है हमें इस लोड P की वजह से यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर किस तरीके से लोड इक्विवेलेंट लोड लगेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि when load P is applied with an eccentricity E, जब लोड P जो है अप्लाई किया जाता है विद एसेंट्रिसिटी E, देयर विल बी टू इक्विवेलेंट लोड। इसका इक्विवेलेंट लोड दो टाइप के इक्विवेलेंट होंगे। एक तो डायरेक्ट शेयर लोड P, डायरेक्ट शेयर लोड जो P डायरेक्टली यहां लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और दूसरा है टर्निंग मोमेंट P इंटू E। टर्निंग मोमेंट P इंटू E ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। अब ये किस तरीके से लगते हैं वो हम देखते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं और इसके एंड पर हम एक P लोड लगाते हैं, और एक एसेंट्रिक डिस्टेंस यानी E डिस्टेंस पर इस लोड का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जानने के लिए यहाँ पर हम दो इक्वल एंड अपोजिट लोड P लगाते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जो इनिशियल जो लोड P लगा रखा है उसके बराबर। तो यहाँ पर इनको मार्किंग कर देते हैं लोड 1, लोड 2, लोड 3, और तीनों की वैल्यू P है यानी बराबर है। अब यहाँ जो P इक्वल एंड अपोजिट लोड हमने मेंशन किया है, वास्तव में ये कोई लोड नहीं है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। लेकिन जब हम इस P लोड का इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे, तो हमने इसको देखने के लिए दो इक्वल एंड अपोजिट लोड यहाँ इमेजिन किए। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एक ही लाइन पर है तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, तो ये केस प्रीवियस वाला ही केस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिया तो यहाँ पर जो लोड 1 था और 3, ये दोनों मिलकर के एक कपल बनाएंगे, एक टर्निंग मोमेंट बनाएंगे या टॉर्क बनाएंगे, जिसकी वैल्यू P इंटू E हो जाएगी। और दूसरा जो फॉर्मेट बनेगा वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस P, जो बचा हुआ P ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस यहाँ पर रह जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो लोड
इसके एंड पर जो लोड लगा है P, उसका जो इफेक्ट होगा वो दो तरीके से होगा, x E डिस्टेंस पर, एक तो टॉर्क P इंटू E लगेगा और दूसरा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस P लगेगा, डायरेक्ट शेयर लोड P लगेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की, लोड P लग रहा है एसेंट्रिसिटी के साथ, तो दो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। तो एक टर्निंग मोमेंट P इंटू E बनाएगा और P इंटू E टर्निंग मोमेंट बनेगा और दूसरा शेयर स्ट्रेस। तो इन दोनों की वजह से अगर हम देखें तो दो टाइप के स्ट्रेस भी जनरेट होंगे। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर लोड की वजह से डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस टाउ S1 जनरेट होगा और टॉर्शनल लोड की वजह से या टर्निंग मोमेंट की वजह से टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस टाउ S2 जनरेट होगा। अब देखते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है वो, क्योंकि जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेस के लिए जो रेजिस्टिंग एरिया है AS और हर एक पॉइंट पर इसकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगी। तो टाउ S1 इसको अगर हम नाम देते हैं तो इसकी वैल्यू P अपॉन AS, AS जो होगा ये हमारा शेयर एरिया होगा। फिर हम आगे बात करते हैं देखिए, हम बात करते हैं टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस के बारे में, टाउ S2 के बारे में बात करते हैं। When torsional load is applied, जब ये टॉर्शनल लोड अप्लाई किया जाता है, it will try to make the weld in circular pattern, ये इसको सर्कुलर पैटर्न में बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये जो टर्निंग मोमेंट है, टर्निंग मोमेंट क्लॉकवाइज, तो इस वेल्ड को सर्कुलर पैटर्न में बनाने का, एक सर्कल बनाने का ट्राई करेगा। सेम चीज इधर भी हो जाएगी, लेकिन इसकी रेडियस क्योंकि लिमिटेशन है तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं बन करके अलग अलग रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी जगह रेडियस R होगी, किसी जगह R0, R1 अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेल्ड के लिए तो R0 या R0 जो रेडियस है वो मिनिमम रेडियस है, और बीच में अगर कोई एलिमेंट डेल्टा A लेते हैं उसके लिए रेडियस R हो जाती है, और एक्सट्रीम जो पॉइंट होगा इस वेल्ड का वहां जो मैक्सिमम रेडियस होगी वो R1 होगी। अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं। When torsional load is applied, it will try to make the weld in circular pattern. If we take a small area delta A, यहाँ पर हम एक delta A small area लेते हैं, the shear stress will proportional to the radius R. जैसा कि हम जानते हैं टॉर्शनल स्ट्रेसेस में तो शेयर स्ट्रेस जो किसी पॉइंट पर लगता है वो उसके सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, यानी R पे प्रोपोर्शनल होगा। तो टाउ S2 प्रोपोर्शनल टू R, टाउ S2 इक्वल टू KR। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर K एक कांस्टेंट लगेगा, और ये यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है रेडियस इज चेंजिंग एट ईच वेल्ड पॉइंट, रेडियस जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल टर्निंग मोमेंट कितना है वो P इंटू है, ये एक्सटर्नली अप्लाइड है। रेजिस्टिंग टर्निंग मोमेंट यहाँ पर हम देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर एक एलिमेंट अगर हम लेते हैं, एक एलिमेंट डेल्टा A लेते हैं तो उसके लिए जो इसकी डायरेक्शन होगी स्ट्रेस की कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इसको हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस अगर माने तो इस पर पड़ने वाला शेयर लोड जो होगा टाउ S2 इंटू डेल्टा A होगा, और इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं हम टाउ S2 इंटू डेल्टा A, ये शेयर लोड होगा, और उसको R से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्निंग मोमेंट इस पर्टिकुलर एरिया का बनेगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारे वेल्ड के लिए टर्निंग मोमेंट बन जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ करी, रेजिस्टिंग टर्निंग मोमेंट होगा टाउ S2 डेल्टा A, ये एक छोटे एरिया डेल्टा A के लिए शेयर फोर्स हो गया, डायरेक्ट शेयर फोर्स, और मल्टीप्लाई अगर R करेंगे तो ये टर्निंग मोमेंट, रेजिस्टिंग टर्निंग मोमेंट बनाएगा, लेकिन सिर्फ डेल्टा A के लिए, और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वेल्ड के लिए, पूरे वेल्डिंग के लिए। तो जो एक्सटर्नल टर्निंग मोमेंट जो P इंटू E ये अप्लाई है, इसको बर्दाश्त करेगा या इसको सपोर्ट करेगा, ये वेल्डिंग किया हुआ वो सपोर्ट करेगा। तो जहां तक वेल्ड है वहां से रिलेटेड जो रेजिस्टिंग टर्निंग मोमेंट है वो इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ S2 डेल्टा A डॉट R फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एक्सटर्नल टर्निंग मोमेंट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिंग टर्निंग मोमेंट, तो mt इक्वल टू P इंटू E,
ये एक्सटर्नल टर्निंग मोमेंट इट विल बी इक्वल टू टाउ S2 डेल्टा ए आर। टाउ S2 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो K इंटू आर डेल्टा ए आर। K को हम कांस्टेंट बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डेल्टा ए। अब ये जो आर स्क्वायर डेल्टा ए का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डेल्टा ए, किसी भी सर्कुलर प्रोफाइल के लिए क्या बनता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना देता है। तो इसको हम J से लिख सकते हैं mt इक्वल टू K इंटू J। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, K की वैल्यू यहां पर रखेंगे टाउ S2 अपॉन R इंटू J। तो टाउ S2 यानी शेयर स्ट्रेस, जो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस होगा वो होगा mt अपॉन J इंटू R। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होगा वो mt अपॉन J इंटू R होगा, लेकिन R की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग है। तो हम ये देख सकते हैं कि R की मैक्सिमम वैल्यू R1 होगी, R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो R1 होगी। इसका मतलब जो एक्सट्रीम कॉर्नर होगा वहां पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम आगे अगर देखें, now the maximum value of torsional stress will be at point where radius r is maximum। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा यहां पर होगा। तो इस पॉइंट पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट, यहां पर जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ रहा है टाउ S1 वो सभी के लिए सेम है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस भी आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो बोथ टाउ S1 एंड S2 विल बी अरेंज्ड एट एंगल थीटा। अब क्योंकि स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो एंगल थीटा पर है, जब स्ट्रेस की डायरेक्शन एंगल थीटा पर है और cos थीटा इसके लिए R0 अपॉन R1 हम यूज करेंगे। और उसके बाद रिजल्टेंट स्ट्रेसेस टाउ S जो वेक्टर का, जो दो वेक्टर का समेशन जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकालेंगे। टाउ S इक्वल टू अंडर रूट टाउ S1 स्क्वायर प्लस टाउ S2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाउ S1 टाउ S2 cos थीटा। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट जो स्ट्रेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा स्ट्रेस डिजाइन करते हुए हमें ये देखना होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी इट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। ये जो टाउ S की जो रिजल्टेंट वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आएगी, इसकी वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा डिजाइन सेफ रहेगा। तो इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।